मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यह हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट वीडियो है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग का रह गया है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आइसोमर से आप क्या समझते हो कि वैसा कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे, जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे। तो इसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी है, इनका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग। हालांकि हम लोगों को इस चैप्टर में दो प्रकार का आइसोमेरिज्म हुआ करता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अभी हम लोग को सिलेबस में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पढ़ना है, तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका प्रॉपर्टी तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा उनका अलग अलग। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो एक एक करके चर्चा करते हैं बच्चों। नंबर 1 हमारा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिए वहां पहला एग्जांपल देखिए बच्चों, हमारे पास CONH3 और चलिए हम SO4 लिखा हुआ है। ठीक है, और Br लिखा हुआ है, और एक कंपाउंड और हम लेते हैं CONH3 और अगर Br कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में है, SO4 बाहर में है। अब अगर बच्चों इन दोनों कंपाउंड को हम वाटर में घुलाते हैं, पानी में डाल देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, आयन में टूटेगा। तो आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो लिखे हुए रहते हैं बच्चों, ये होते हैं नॉन आयनाइजेबल, वो आयन में नहीं टूटेंगे। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहता है वो हमारा आयनाइजेबल होता है। तो इनके टूटने से क्या बनेगा, CONH3 SO4 और प्लस Br माइनस, यहाँ पर क्या है बच्चों, प्लस। देखिए दिस और दिस आयन में टूट गया। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ बनेगा CONH3 Br और ये SO4 2 माइनस, यहाँ पर क्या छोड़ के जाएगा, 2 प्लस। तो आप देख सकते हो दोनों ही कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन सेम है। देखिए कोबाल्ट एक एटम, अमोनिया का 5 मॉलिक्यूल, SO4 एक है, यहाँ भी SO4 एक है, अब ब्रोमीन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो दोनों ही कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कंपोजिशन सेम है। तो डिफरेंस किस चीज में आया, जब इसको हम आयनाइज करते हैं, जब इनको हम आयन में तोड़ते हैं, इनको आयन में तोड़ने पर जो आयंस प्राप्त हो रहे हैं वो आयंस अलग अलग हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर, और इस घटना को हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब डेफिनेशन पढ़िए आप लोग, इसमें आपको नोट्स भी लिखने की आ सकता है, इसमें लैंग्वेज ठीक से लिखा है ना, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा वीडियो देख करके ही, इसका PDF हम सेंड नहीं करेंगे। तो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल कंपोजिशन बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग द सेम केमिकल कंपोजिशन बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन water are called ionization isomers and this phenomenon is called ionization isomerism। एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, जो है समझाया हुआ एग्जांपल लिखा हुआ है। आपको जो मॉडल सेट आया है स्टूडेंट्स, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कंपाउंड लिखा हुआ है, ऐसे करके एक कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है, और बोलेगा कि राइट इट्स आयोनाइजेशन आइसोमर, इसका आयोनाइजेशन आइसोमर लिखें। तो आप क्या कीजिएगा, जो काउंटर आयन है उसको अंदर कर दीजिएगा और जो लिगेंड है उसको बाहर कर दीजिएगा। जैसे अगर इसका हमको आयोनाइजेशन आइसोमर बोलेगा लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो काउंटर आयन है उसको अंदर कर दिए और जो लिगेंड है उसको कहाँ कर दिए, बाहर। इसका आयोनाइजेशन आइसोमर लिखा है। तो जब भी किसी का आयोनाइजेशन आइसोमर लिखने के लिए बोलेगा तो आपको यही काम करना है। ठीक है, आते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 है हमारे स्टूडेंट्स हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल जो लिगेंड के रूप में होगा उसकी संख्या अलग अलग होगी, केमिकल कंपोजिशन सेम होगा, लेकिन लिगेंड के रूप में वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी बच्चों, अलग अलग, है ना। तो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग द सेम केमिकल कंपोजिशन बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड्स। लेकिन जिसके पास लिगेंड के रूप में वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी,
अलग अलग आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमरिज्म। चलिए देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर ये Cr है H2O होल 6 और ये Cl3H, अगर आपको बोलेगा कि इस कंपाउंड का हाइड्रेट आइसोमर लिखिए, हाइड्रेट आइसोमर बोलेगा लिखने के लिए, तो हमको क्या करना है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है लिगेंड के रूप में 6 है, इसकी संख्या को हम चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे, CrH2O यहाँ 5 करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कभी चेंज नहीं करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का 6 है तो सारे कंपाउंड में 6 ही होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 5 हो गया, तो 6 करने के लिए एक काउंटर आयन को हम अंदर ले आएंगे। ठीक है, देखिए अंदर आ गया और ये Cl2 रह गया और वाटर का मॉलिक्यूल मेरा देखिए बाहर चला गया। तो ध्यान से देखिए दोनों का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, क्रोमियम वाटर 6, 5 और 1 6, Cl3 2 और 1 3, लेकिन लिगेंड के रूप में यहाँ वाटर मॉलिक्यूल 6, यहाँ पर कितना है 5। अगर इसका एक और अगर हम लिखना चाहे हाइड्रेट आइसोमर्स तो ऐसे लिखेंगे, क्रोमियम H2O होल 4 कर दिए, तब हमको Cl2 अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 6 होना ही चाहिए, तो बाहर में Cl बच गया 2H2O। ठीक है, तो इन तीनों कंपाउंड को हम क्या कहेंगे बच्चों, हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमर। और इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे आपको एग्जाम में क्या बोलेगा, कैसे मान दो कंपाउंड लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार का आइसोमरिज्म है, तो दोनों फॉर्मूला देखकर समझ में आ जाएगा आपको। तो वाटर यहाँ 6 है, वाटर यहाँ 5 है, 5 है, तो क्या जवाब दोगे, हाइड्रेट आइसोमरिज्म या सॉल्वेट आइसोमरिज्म। कोई दिक्कत। थर्ड टाइप है बच्चों हम लोग का लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म में वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो कर सकता है जिसके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड हो। एम्बिडेंटेड लिगेंड आपको याद होगा, वैसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटमों की संख्या 1 से अधिक होगा, लेकिन एक बार में वो एक ही जगह से बॉन्ड बनाएगा। जैसे हमारा Cl सलाइड आयन था, नाइट्राइट आयन था, थायोसाइनेट आयन था, ये तीनों हमारा फेमस एम्बिडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, देखिए लिंकेज आइसोमरिज्म में क्या होगा, जैसे CONH3 का होल 5 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, ये हमारा अमोनिया है, ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, ये अमोनिया है ना, अमोनिया 5 बार हो गया। और बच्चों ये क्या है हमारा NO2। ठीक है, आप देख सकते हो कि NO2 नाइट्रोजन से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होगा कि हमारा पांचों अमोनिया जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, ONO, मतलब अभी ये ऑक्सीजन के द्वारा मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया, दोनों का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, लेकिन जो जुड़ने का तरीका था, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिंकेज का जो मोड था, वो मोड चेंज किया। इसमें नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया और इसमें ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया। तो अगर बाय द वे बच्चों आपको फिर से फॉर्मूला लिख देगा, आप बोलेगा कि इसका लिंकेज आइसोमर बनाए, लिंकेज आइसोमर बनाए, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरा एम्बिडेंट लिगेंड कौन है। मान लीजिए एम्बिडेंट लिगेंड NO2 है, तो वहां पर ONO लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई कंपाउंड होता CONH3 होल 5 और यहाँ HCl लिखा हुआ रहता और इसका बोलता हमको लिंकेज आइसोमरिज्म बनाने के लिए, तो हमें हम क्या कर देते, यहाँ NCS कर देते, कभी ये N की ओर से बॉन्ड बनाएगा, उससे पहले वाला में S की ओर से बॉन्ड बनाना था, अभी मेरा ये N की ओर से बॉन्ड बनाएगा। खाली आपको लिंकेज का तरीका चेंज करना है। छोड़िए, ये दोनों एग्जाम्पल अब याद रखिएगा, यही हमारा फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, एक लास्ट है बच्चों हम लोगों का कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट कर सकता है जिसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, यानी पॉजिटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो और नेगेटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो। माने इस प्रकार का कंपाउंड, ये पॉजिटिव पार्ट हुआ, ये नेगेटिव पार्ट हुआ। ठीक है, CrNH3 होल 6 COC2O4 होल 3। आप सोचते होंगे कि सर आप इस प्रकार के कंपाउंड का नाम लिखना नहीं सिखाएं, तो बच्चों या इस तरह के कंपाउंड का नाम आपको 12th के सिलेबस में नहीं आएगा जैक बोर्ड में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इस प्रकार के कंपाउंड का आपको नाम नहीं सिखाया गया है।
हमको इसका देखना है आइसोमरिज्म, तो इसमें करना कुछ नहीं है, हमको लिगेंड को एक्सचेंज कर देना है, लिगेंड को एक्सचेंज कर देना है। क्रोमियम के साथ अमाइन है और कोबाल्ट के साथ ऑक्सैलेट आयन है, तो इसको एक्सचेंज कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, अगर क्रोमियम के पास क्या आते हैं ये लिगेंड, तो C2O4 है ना, और इसको ले आते हैं इसके पास CONH3 6, ठीक है। ये थोड़ा एक गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चों अब ये हमारा हो गया नेगेटिव पार्ट, ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव पार्ट, ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। तो लिखते समय हम लोग पॉजिटिव पार्ट पहले लिखते हैं, नेगेटिव पार्ट बाद में लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, हम लोग लिगेंड को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसके पास ला रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे CONH3 का होल 6 और यहाँ लिखेंगे क्रोमियम C2O4 का होल 3। ये दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखिए, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोबाल्ट क्रोमियम 6 अमोनिया C2O4 का 3, लेकिन यहाँ पर क्या है क्रोमियम के साथ लिगेंड के रूप में कौन है अमोनिया, यहाँ क्रोमियम के साथ लिगेंड कौन है ऑक्सैलेट आयन, यहाँ कोबाल्ट के साथ लिगेंड कौन है ऑक्सैलेट आयन, यहाँ कोबाल्ट के साथ कौन है अमोनिया। तो हम क्या किए लिगेंड को एक्सचेंज कर दिए। तो इस प्रकार के कंपाउंड को, ये दो कंपाउंड, एक कंपाउंड दो कंपाउंड, इस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहेंगे, और इस घटना को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इससे फिर आपको फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा इसमें किस प्रकार का आइसोमेरिज्म पाया जाना है, तो बोल दिया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। वैसे एक बार 12th क्लास में नोट्स भी आए हैं लिखने के लिए, राइट नोट्स हो, नंबर 1 था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और नंबर 2 था लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो परिभाषा भी पूछ सकता है, तो आप थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, लैंग्वेज बहुत सिंपल लिखा है, ठीक है। तो पढ़िए, है ना, वीडियो से आप लोगों को पढ़ने का नहीं मन करता होगा, इसके बावजूद भी थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।